2 क्वेश्चन होमवर्क लेके गए और ट्राई करके लाए, आप लोग आंसर भी दिए। चलो चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक दिया है, ये एक एटूट्स मशीन है, एक मास m है, दूसरा मास 2m है। अरे एक्सीलरेशन निकालने में क्या रखा था, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला m2 माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बाय m2 प्लस m1 होल इनटू g। सर ऐसे कर सकते थे क्या? हाँ ऐसे ही तो करना था, मैं बोला था ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब माना हुआ फॉर्मूला है, आप इसको यूज करोगे तो टीचर मार्क नहीं काटेंगे, बट फॉर दिस केस ओनली। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2m माइनस m बाई 2m प्लस m होल इंटू g। कितना हुआ g/3। खत्म कहानी। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये ऊपर जितना एक्सीलरेशन में जाएगा ये नीचे उतना ही एक्सीलरेशन में जाएगा। वेल क्या चीजें सबको समझ में आया? समझ में आया तो थोड़ा सा एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। थोड़ा सा एक रीजनिंग वाला, इन दोनों ब्लॉक के बीच में, जिनको समझ में आया वही बोलेंगे। इन दोनों ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस था कितना? पता चला 2 मीटर। क्या डिस्टेंस था? 2 मीटर। एक नीचे था एक ऊपर था। अब चलने लगे, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। जब नीचे वाला ब्लॉक 2m, जब 2m चले जाएगा कितना डिस्टेंस? 3 मीटर। अगर आपको समझ में आया तो बताओ दोनों ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3 मीटर। देखा कोई कितना जल्दी बोल रहा है, अरे ये 3 मीटर जाएगा तो ये भी तो 3 मीटर जाएगा। ये 3 गया, ये 3 आया, 6 बीच का 2 पहले से था तो 8 मीटर हुआ। यही तो रीजनिंग है, यही तो रीजनिंग है। इसी की कमी है क्योंकि हम इसके ऊपर कभी कल्चर नहीं करते हैं, उल्टे पुल्टे चीजों को कभी सोचते नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यहां पर फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अगेन एक्सीलरेशन इज बड़ा ब्लॉक माइनस छोटा ब्लॉक बाय बड़ा ब्लॉक प्लस छोटा ब्लॉक इनटू जी। एक दिया है 6 kg, दूसरा दिया है 2 kg। 6 माइनस 2 बाई 6 प्लस 2, जी का वैल्यू 10 है, तो ये 2 था ना, हाँ 10 है तो कितना हो गया? ऊपर हुआ 4, नीचे हुआ 8, सो इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन इन द थ्रेड, फॉर्मूला क्या था? 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल इंटू जी। यहां है 2 इंटू 2 इंटू 6 बाय 2 प्लस 6 होल इंटू जी मतलब 10। तो ऊपर हुआ 24, नीचे हुआ 8, तो क्या 3 इंटू 10 इज 30 न्यूटन। टेंशन इन द थ्रेड इज 30 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। यस, हम पहले भी बोले थे ये सब चीज आपका बुक में को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मिलेंगे, वो भी सेकेंड लॉ के टुवर्ड्स द एंड पार्ट ये सब चीजें मिलते हैं। वो लोग न्यूटन लॉ लेके सॉल्व करते हैं और हम लोग अपना स्यूडो फोर्स वाला कंसेप्ट से सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज न्यूटन लॉ की शुभारंभ करते हैं। क्या कहता है न्यूटन लॉज? प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं कि व्हाट इज इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे स्कूल वाले कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन एंट्रेंस वाले ढेर सारे चीज पूछते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और जिनको मालूम नहीं है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से सॉल्व होगा, वो किसी दूसरे तरीके से करते हैं, लंबे हो जाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ से करो तो ओरली बन जाते हैं। तो कोई एग्जाम में आ गया, एंट्रेंस एग्जाम में आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, यार इतना लंबा क्वेश्चन था, ये था वो था, ऐसा कैसा करेंगे। वो न्यूटन लॉ के कंसेप्ट से ओरली बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन लॉ को समझते हैं, फर्स्ट लॉ को। ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, खाली स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या कहता है? एज लॉन्ग एज, यूजुअली आपको स्कूल में ये भी लिखने के लिए नहीं पूछते हैं क्योंकि सोचते हैं कि आपको मालूम है, और आप लिख भी दोगे तो बोलेगा हाँ लड़का को मालूम है। मुश्किल तो ये है कि काफी लोगों को मालूम नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। न्यूटन लॉ को जैसे वो इंटरप्रेट करते हैं, वो सोचते यही है न्यूटन लॉ। क्या है? थोड़ा देखते हैं। न्यूटन लॉ कहता है एज लॉन्ग एज
as long as no external unbalanced force acts on a body, as long as no external unbalanced force acts on a body, it continues to be in its state of rest or motion with constant velocity. When you write constant velocity, कुछ लोग लिखते लिखते लगे हाथ लिख भी लेते हैं कि along a straight line. When it is constant velocity मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन हुआ. कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है का मतलब हुआ ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. मैं एक ट्रू फैक्ट बता रहा हूं. अबे फैक्ट का मतलब हुआ जो हुआ है सचमुच. ट्रू फैक्ट क्या होता है फिर? फैक्ट तो फैक्ट है. कोई बोलेगा आई हैव 2 सॉन्स एंड बोथ आर बॉयज. क्या बात है? 2 सॉन्स मतलब वो बॉयज ही तो हुआ है कि नहीं? तो वैल्यू से कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं हम लोग जानते हैं. एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं मालूम है. हम जानते हैं जब भी कोई फोर्स एक्शन में आता है तो 2 चीजों की जरूरत होता है. एक एजेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देता है. एजेंट जो फोर्स देता है उसको एक्शन कहते हैं. रिप्लाई में ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर जो फोर्स देता है उसको रिएक्शन कहते हैं. अगर एजेंट ऑब्जेक्ट के बाउंड्री के बाहर है एक्सटर्नल फोर्स हुआ, अंदर है इंटरनल फोर्स हुआ, है ना. अगर बाहर से जो फोर्स आ रहे हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे हैं या फिर वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स है. रिजल्टेंट 0 नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है. और स्टेटमेंट कहता है as long as no external unbalanced force acts on a body it continues to be in its state of, b को छूट गया, continues to be in its state of, continues to be in its state of rest or motion with constant velocity. The property by virtue of which it maintains to be in state of rest is called inertia of rest. The property by virtue of which it continues to be move with constant velocity, that is called inertia of motion. ये सारी चीजें हमें माइनर क्लासेस में पढ़ाया गया, बताया गया कि जब कोई बस खड़ा था और आप उसके अंदर खड़े थे और बस चलने लगा, अगर आप इंजन की तरफ फेस करके खड़े हो, सडनली बस चलने लगा तो पीछे की तरफ गिर जाते हो. क्योंकि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में रहा, नीचे वाला हिस्सा बस के साथ चलने लगा. तो पाँव आगे निकल गया, धड़ पीछे रह गया तो पीछे की तरफ गिरने का एहसास हुआ. या फिर कोई बस वाले ने ब्रेक लगाया मतलब वो कुछ वेलोसिटी में जा रहा था और सडनली ब्रेक लगाया तो पाँव तो रुक गया लेकिन आपका शरीर आगे की तरफ गिर गया, है ना. तो आप कहोगे ये क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है ना. आप किसी एक ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से जंप करके बाहर निकलोगे. जब जंप करके बाहर निकलोगे आप कैसे दौड़ना चाहिए निकलने के बाद? जैसे प्लेटफॉर्म को जंप करोगे आपको किधर को दौड़ना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, क्योंकि जंप करने से पहले आपकी बॉडी ट्रेन के साथ साथ उसी डायरेक्शन में जा रहा था. अगर आप नहीं भी दौड़ोगे तो आप उसी डायरेक्शन में फेंके जाओगे. तो आप जंप किए तो अगर आप दौड़ने नहीं लगोगे तो हो सकता है कि आपका शरीर का ऊपर वाला हिस्सा आगे दौड़ने की कोशिश करेगा, पाँव पीछे रह जाएगा, धड़ाम से गिरोगे मुंह के बल, है ना. कैरम खेलते वक्त बहुत सारे डॉट्स को उसके ऊपर रखते हैं और स्ट्राइकर से मारते हैं तो नीचे का डॉट निकल जाता है, ऊपर वाला हिस्सा अपनी जगह फिर से रह जाता है. वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है? ऊपर वाला रेस्ट में था, नीचे वाला निकल गया तो ऊपर वाला रेस्ट में था, रेस्ट में रह गया. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो इसको हम 2 पार्ट में, न्यूटन्स लॉ को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे. क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है
inertia of rest, inertia of motion. मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्कूल वाले नहीं पूछेंगे लिखने के लिए, अननेसेसरी आपका नोट मोटा करने से क्या होगा, आपको समझ में आना जरूरी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है समझ में आया? द टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूइंग इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूइंग मोशन with constant velocity is called inertia of motion, है ना। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, आप बताना कि वो किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का या इनर्शिया ऑफ मोशन का। शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IOR। इनर्शिया ऑफ मोशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IOM। पहला एग्जाम्पल, किसी ग्लास के ऊपर मैंने रखा एक पोस्ट कार्ड, इसके ऊपर रखा कोई एक कॉइन, और जैसे मैं ये पोस्ट कार्ड को जोर से मार दिया, कॉइन फेंका नहीं गया, कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट IOR और IOM। IOR क्योंकि रेस्ट में था, रेस्ट में रहना पसंद किया, पोस्ट कार्ड निकल गया तो सरक गया नीचे, तो ये एग्जाम्पल हुआ IOR। बढ़िया बता रहे हो आप लोग। मेरा कारपेट गंदा हो गया था, मैं कारपेट को झुलाया, डंडे से मारा, डस्ट उड़ने लगा, डस्टिंग ए कारपेट, ये हुआ पहला। दूसरा हुआ डस्टिंग ए कारपेट, कारपेट को मारा, धूल उड़ने लगा, धूल निकल गया उसमें से, 2-4 लाठी मारा, कारपेट साफ। क्या हुआ? IOR और IOM। अरे सोचो, ये है कारपेट, डॉट यहां पर बैठा हुआ था, जैसे मैं कारपेट को मारा, कारपेट भाग गया, डॉट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जहां था वहीं लटक गया, कारपेट नीचे से सरक गया तो डॉट गिर गया। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये कौन से में आएगा, IOR के IOM? IOR। चीजों को फील करो, आपकी चारों तरफ जो घटनाएं हो रही है उसी से ही ढूंढने की कोशिश करो। IOR, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अच्छा सोचो, ये कोई एक स्क्रू ड्राइवर है, ये क्या है? ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, और मैंने क्या किया, इसमें एक आलू को लगाया ऐसे, समझ गया? ये है स्क्रू ड्राइवर, इसमें लगा है आलू, मैं ऐसे पकड़ा, इधर लगा है आलू, मैं अगर हाथ को ऐसे ऐसे मारूंगा, आलू भाग जाएगा कि मेरे हाथ के पास आएगा? के पास आएगा, हाथ के पास आएगा। बताओ IOR IOM? क्योंकि आलू अपनी जगह रहता है, ये स्क्रू ड्राइवर उसके अंदर घुस जाता है कि नहीं? तो क्या होगा, आलू अपनी जगह रहा, जैसे इसको धक्का दी ये घुस गया, ये रेस्ट के कारण अपनी जगह रह गया, तो आप कहोगे ये है एग्जांपल ऑफ IOR। और अगर आप कहोगे कि ये स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर घुस गया, तो ये जो हैंडल है उसके पास आ गया, तो धीरे धीरे लगेगा आपको कि आलू आपके पास आ रहा है, आप आलूदार आदमी हो, आपके तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं आलू दोष है। तो आलू धीरे धीरे आता हुआ लगेगा, लेकिन आलू आ नहीं रहा। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 4, फील करो भाई, साइंस फील करने वाला चीज है। When a bus starts moving, the passenger falls forward और backward। किधर को पड़ता है जब गाड़ी चलने लगता है? falls backward। बताओ क्या है IOR IOM? मैं बस में खड़ा था, बस चलने लगा तो मैं गिर गया, क्या है IOR और IOM? सोचो सोचो, IOR क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, पांव आगे निकल गया तो लगा कि मुझे, मैं पीछे गिर गया, मैं गिरा नहीं हूं, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जहां था वहीं रह गया, पांव आगे निकल गया, है ना? तो आप कहोगे ये एग्जांपल हुआ IOR। When a bus applies brakes, the passenger
किधर को गिरता है? फॉल्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? फॉरवर्ड। क्या है ये? IOR, IOM? IOM, इनर्शिया ऑफ मोशन। चल रहा था, पांव रुक गया, शरीर आगे निकल गया, है कि नहीं? तो आपको होगी ये एग्जाम्पल है IOM का। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन किसको कहते हैं? ये बात है। तो कितने सारे एग्जाम्पल तो लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा रीजनिंग वाला चीज पूछूंगा। मान लो कि ये कोई एक टेबल है और मैं अपना हाथ को इस टेबल पे रखा, माई हैंड इज ऑन दिस टेबल, ये मेरा मुट्ठी है और मुट्ठी में मैं क्या पकड़ा हूं? वो जो स्क्रू ड्राइवर था उसका हैंडल। द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज लाइक दिस। ध्यान से देखना। अब मैं लगाया हूं इसमें आलू और मेरा हाथ कहाँ है? हाथ टेबल के ऊपर रखा हुआ। ये तो मेरा हाथ है। हाथ कहाँ रखा है? हाथ टेबल के ऊपर रखा है। हैंड इज ऑन दी टेबल। टेबल कहाँ है? टेबल पहले दिखा, ये टेबल है। मतलब मेरे हाथ इससे नीचे नहीं जा सकता। पहले जब मैं इस हाथ को ऐसे मारता था आलू लगाते हुए, हाथ भी तो आगे जाता था, ऐसे करते थे आगे जाता था हाथ, लेकिन अभी टेबल रख गया, हाथ आगे जा नहीं सकता। ऐसा हाथ में, क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा हाथ में मैं अगर ये स्क्रू ड्राइवर को बार बार ऊपर से मारूंगा, ऐसे मारूंगा, तो क्या बताओगे आप? जो आलू है, सॉरी, जो आलू है वो जहां है वहीं रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? अगर मैं हाथ ये स्क्रू ड्राइवर को अभी यहां से मारता हूं, हाथ ऐसे टेबल के ऊपर रह गया, हाथ टेबल के ऊपर रह गया। अब मारने से हाथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि टेबल के ऊपर है। अब यहां से मैं पकड़ा हूं स्क्रू ड्राइवर, लगा यहाँ पे आलू और मैं इधर से मार रहा हूं, अगर टेबल है हाथ नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इन दैट केस व्हाट यू से, विल द पोटैटो गो अप? नो। लेकिन मैं अगर टेबल से हाथ निकाल लेता हूं, खुले में रख के मारता हूं, तो आलू धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। आर यू गेटिंग? यस। चीजों को समझो, फील करो। मतलब क्या होता था पहला केस में, जब मैं ऐसे मारता था मेरा हाथ ही घुस जाता था और आलू चलता नहीं था, उसके अंदर से घुस जाता था, है कि नहीं? ये अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। मान लो आपको किसी को गोली मारना है, या तो आदमी खड़ा होगा, आप गोली को मारो 20 मीटर पर सेकंड में घुसेगा उसके अंदर, या फिर धीरे से उसको बोलो तू 20 मीटर पर सेकंड में दौड़ के मेरी तरफ आ सकता है? बोलेगा हाँ आ सकता हूं, और आप गोली को थोड़ा सा उछाल दो, घुस गया उसके अंदर, मर गया, है कि नहीं? दो तरीका है, या तो खड़ा है आप गोली मारो पुलिस पकड़ेगा। दूसरा तरीका है उसको बोलो क्या तुम मेरे तरफ 20 मीटर पर सेकंड में दौड़ के आ सकता है, और जब वो खड़ा है आप 20 मीटर पर सेकंड में गोली मारोगे, उसके अंदर घुस जाता है। आप गोली मारोगे पुलिस पकड़ेगा। आप फिजिक्स पढ़े हो, इनर्शिया ऑफ मोशन जानते हो, उसको बोले क्या तुम मेरे तरफ 20 मीटर पर सेकंड में दौड़ के आ सकते हो? बोलेगा आ सकते हैं। वो जब दौड़ के आया, अब गोली को थोड़ा से ऐसे उछाल दिए, अब क्या होगा? गोली घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा उसके अंदर? बात तो एक ही हुआ, है ही नहीं? तब पुलिस आपको नहीं पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप तो गोली को धीरे से उछाले थे, बेचारा वही दौड़ के आ रहा था, उसके अंदर घुस गया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये दोनों चीज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहले प्रॉपर्ली फील करो। समझ में आ गया? यही चीज जो मैं अभी बताया आपको, ये बताया गया था कहाँ? माइनर क्लासेस में, और कुछ लोग तो क्लास 11 में ही इससे ही निपटा लेते हैं। क्या ये चीज सचमुच इतना इंपॉर्टेंट है जो आप बोले कि जिसको हम लोग अभी अभी डिस्कवर की? मुझे तो लगता है ये चीज सबको मालूम है। आप अगर जाते हो किसी जगह, अपना एक बुक को टेबल पे छोड़ दिए, किसी काम के लिए बाहर गए, वापस आए बुक लेने के लिए, आप तो वहीं पे जाते हो जहां पर बुक छोड़े थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जहां छोड़े थे वहीं पड़ा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब नहीं कि आप न्यूटन लॉ जानते हो इसलिए वहां पे जाते हो, नहीं, ये तो हर कोई करता है, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी जाता है वहीं पे। और अगर बाई चांस देखा कि बुक एक जगह से दूसरी जगह चला गया है जहां रखे थे, वो तुरंत पूछता है कौन किया, कौन किया, मतलब बिना किसी के किए वो होगा ही नहीं, जहां था वहीं रहेगा। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये सबको जानकारी में है। तकलीफ ये है कि हम ये स्टेटमेंट से सिर्फ इतना जानकारी नहीं निकालना चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी निकालना था। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? अगर न्यूटन लॉ जैसे आप समझ लो ऐसा है, मैं तो आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब वो मूव कर रहा है,
अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स है तभी मूव कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं है तब ये मूव कर रहा है? चलो जैसे पहला है, कोई बम रखा है, इसको आपने थोड़ा सा फायर दिया, फायर इज नॉट ए फोर्स, पता चला बम बूम करके उड़ गया। I have not applied any external force till I find the bomb explodes and the fragments go. They were all earlier at rest. And the law says as long as no external force is applied, if it is at rest, it will remain at rest. Surprisingly, I supplied some fire. Fire is not a force, it's a form of energy. तो लगता है कि इससे कि बॉडी को अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी और बल देंगे तो ये मूव करेगा, लेकिन लॉ तो कह रहा है ओनली एक्सटर्नल फोर्स, एनर्जी का कहीं जिक्र नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद ऐसे होना चाहिए, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स और एनर्जी इज गिवन टू ए बॉडी, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि मैं फायर दिया और ये चलने लगा। पंखा को स्विच ऑन किया, आई सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पंखा स्टार्टेड मूविंग, पहले वो रेस्ट में था, मैं तो कोई फोर्स नहीं दिया। आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स, अरे है ठीक है, हमने क्या दिया, हमने तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स दिया, और बाकी अंदर से कुछ हुआ, एक्सटर्नल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बाकी अंदर से कुछ हुआ, चलने लगा। आप बोलोगे यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, लेकिन बॉडी को हमने क्या दिया, हमने तो एक्सटर्नल फोर्स दिया। कोई टाइम बॉम्ब जिसको आप फायर भी देने की जरूरत नहीं, घड़ी में लगा दिया, टिक 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 कर रहा है, रख दिए, थोड़ी देर के बाद बूम, ना कोई फोर्स दिए ना कोई एनर्जी दी, एक्सटर्नली उड़ गया। अरे भाई, तो फिर लॉ कैसे जस्टिफाई हो रहा है? अनबैलेंस्ड, अगर हम कहेंगे कोई बॉडी के ऊपर हम बैलेंस्ड फोर्स देंगे, ये कोई एक डंडा है, इसके ऊपर मैं 5-5 न्यूटन का 2 फोर्स दे रहा हूं, कोई पूछेगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट, आप कहोगे 0 है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, क्या ये रेस्ट में रहेगा? नहीं, ये तो घूमने लगेगा। अरे बोल रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे तो मूव नहीं करेगा, हम तो बैलेंस्ड फोर्स देके मूव करवा रहे हैं। फिर बोल रहा है एक्सटर्नल, मैं कोई प्लास्टिक बॉल लिया और इस प्लास्टिक बॉल के अंदर एक छोटा सा कीड़ा को रख दिया, ये कीड़ा है ना, और ये कीड़ा जैसे इसके अंदर चलने लगा, पता चला कीड़ा इधर चलने लगा, तो बॉल ऐसे घूमते घूमते आगे जाने लगा। कीड़ा इज गिविंग एन इंटरनल फोर्स, द एजेंट इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लगता है कि लॉ में कुछ गड़बड़ है, पर ध्यान रहे लॉ इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट, बिग साइंटिस्ट, जो हमसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। तो फिर कैसे हुआ? मतलब हमारे समझ में कुछ गड़बड़ है, तो हमारा समझ को सुधारना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना पड़ेगा, फिर लॉ क्यों सही हुआ, कैसे सही हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारा चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और कुछ छोटे छोटे 2-3 टर्म के बारे में देखना पड़ेगा। पहला टर्म है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज सेंटर मास, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंटर मास, आप समझो, खाली समझो चीजों को, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास इज ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जिनको बहुत ज़्यादा IIT JEE लेवल में चाहिए तो मेरा वीडियोस पढ़े हैं चैनल में, आप देख सकते हो। सेंटर मास के ऊपर काफ़ी वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, तो आपको आपकी लेवल में समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत आपको सेंटर ऑफ मास मालूम होगा, और जिसको आप लोग शायद स्कूल लेवल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हो, बट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट द सेम पॉइंट्स, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स। बट आपका बोलना भी सही है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ पर हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, वैसा जोन में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर नहीं होंगे। मान लो कि मैं एक छोटा सा पेन लिया हूं, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, यहाँ पर हर जगह बराबर है, तो ये पेन का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह है। मैं अगर ऐसा एक डंडा लिया जिसका लेंथ है 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर तक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर नहीं रहेगा, अर्थ के पास ज्यादा रहेगा, दूर जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। वैसा केस में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी डिफरेंट। समझ में? तो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट नाउ, हम लोग जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर तब बताएंगे आपको दोनों में अंतर क्या है। फिलहाल मैं पहला स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज इन ए, ये नोट्स नहीं है, नॉलेज है। आप नोट्स लिख के रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा राइट 5 लाइन्स ऑन सेंटर ऑफ मास, कोई नहीं पूछेगा। समझोगे तो करोगे, नहीं समझोगे तो नहीं करोगे, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर ऑफ मास को COM इज सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, कोई एतराज नहीं। अब ऐसे बोलने से मुझे सेंटर ऑफ मास को समझाना आसान बन जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट इज एक्टिंग। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास इट इज द पॉइंट वेयर टोटल मास is assumed to be concentrated। है, ये पेन का कुछ मास है, इसमें से एक पॉइंट ढूंढ के निकालना है जहां पर हम सोच सकते हैं, मान लो कि इसका मास है 50 ग्राम। कौन सा पॉइंट में हम ऐसा एक पॉइंट ढूंढ के इसमें निकालेंगे, कहेंगे जहां पर सारा का सारा मास एक पॉइंट मास बन के बैठा है, ठीक है, उसको कहेंगे सेंटर ऑफ मास, वेयर ऑल द मास इज assumed टू बी कंसेंट्रेटेड। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द इफेक्टिव वेट is acting। मतलब आप कहोगे पेन का मास है m, वेट कितना है mg, वेट इज ए फोर्स, हाँ फोर्स है, फोर्स है तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अरे अभी तो बताया मैग्नीट्यूड mg है और डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे आ रहा है पेन का वेट, हाँ यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पेन तो हर जगह है, इट इज पेन एवरीवेयर वेयर द वेट इज एक्टिंग, इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट इज एक्टिंग। जहां पर वेट एक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसको तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं, तो जहां पे वेट एक्ट कर रहा है, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जहां पर वेट एक्ट कर रहा है। कोई आंसर मिला, नहीं मिला। राम का घर कहाँ है, शाम के घर के सामने। शाम का घर कहाँ है, राम के घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने। कुछ मिला राम के घर के बारे में, शाम के घर के बारे में। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना है, कहाँ होता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैसे निकालते हैं, वेरी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लॉजिकली निकालना है। और जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पे सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है तो, नहीं है तो बाद में सोचेंगे, अभी मत सोचना, दिमाग फट जाएगा। पहले यही इजी चीजें समझ लो। आपको पहले 12, 13, 14 का टेबल सुनाया गया कि 2, 3, 4 का सुनाया गया, 2, 3, 4 का। सर 12, 13, 14 का कैसे हुआ, तब अगर पूछते ना 2 का सीखते ना 12 का सीखते। सब्र करो, आगे बढ़े, आगे सब कुछ हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं। अब मुझे ढूंढना है कि पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जहां पे वेट एक्ट कर रहा है। वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, मालूम नहीं कहाँ पे वेट कर रहा है। चलो सोचते हैं, अगर मैं ये पेन को ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये पेन अभी रेस्ट में है, हाँ पेन रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है भाई, कितने टू फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, मेरी फिंगर का नॉर्मल रिएक्शन, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ ग्रेविटी। मतलब पेन के ऊपर अभी 2 फोर्स है, एक है वेट, दूसरा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो फिर अगर ये बात है, पेन के ऊपर अभी 2 फोर्स है, ध्यान से देखना, लॉजिक समझोगे तो चीजें याद रहेगा। पेन के ऊपर 2 फोर्स है। अच्छा बताओ तो, ये कोई एक पेन है, ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं 2 फोर्स दे रहा हूं,
कौन सा केस में ये रेस्ट में रहेगा? जब मेरे फोर्सेस ऐसे हैं कि जब मेरे फोर्सेस ऐसे हैं। कौन सा केस में ये रेस्ट में रहेगा? ए और बी? ए में रहेगा, नहीं बी में तो नहीं रहेगा। ए में क्यों रहेगा? ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। क्या नेट फोर्स 0 नहीं? हाँ है। नेट फोर्स 0 होने के बावजूद नहीं रह रहा है? नहीं। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैन नॉट कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज। Two equal and opposite force acting on a body can keep it at rest only if equal opposite तो है, साथ साथ they are acting along the same line। ये जरूरी है, दोनों अगर सेम लाइन में आ रहे होंगे तब भी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। लॉजिक क्या है? एज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एज को मारो गोली समझा के लिखते हैं तो सारा एज में क्यों लिखेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a body can keep it in equilibrium or keep it at rest। और in equilibrium सही था, in equilibrium if they have same line of action। हाँ सर, बिना बताए भी हमें ये चीज मालूम था, हमें काफी चीज मालूम है। जो आपको मालूम है उसी से आपकी चीज नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मल्टीप्लाई योर नॉलेज एंड एड टू योर नॉलेज। तो इन इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कोई फोर्स अगर आपको दिया गया है भैया, तो वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो आपको समझ में आना जरूरी है। बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो कितना मजा आ जाएगा। ये हमारे पास कोई एक फोर्स है जो कि ये है। कोई पूछेगा ये फोर्स है, अच्छा हाँ फोर्स है। डायरेक्शन क्या है? तो दिख रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज लेंथ, वेक्टर फॉर्म में। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? जिस लाइन में ये एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, तो ये जो लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर होना जरूरी है। समझ में आया? तो आप कहोगे दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर होना जरूरी है। एक पॉइंट में एक्ट करेंगे तो होगा, कोई जरूरी नहीं है। सपोज आई चेंज माई केस एंड आई से देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट हियर लाइक दिस, बट दी फोर्सेस आर समथिंग लाइक दिस। एक फोर्स ऐसा है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स ऐसा है 10 न्यूटन का। क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। सो फॉर इक्विलिब्रियम two forces are acting on a body, what are the conditions to be satisfied? They must be equal, they must be opposite, they must be equal in magnitude, opposite in direction, and must have same line of action। अगर आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में कोई पूछ लिया, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल बी एट रेस्ट, तो ट्रू लिखोगे फॉल्स लिखोगे? आप बोलोगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि सेम लाइन में है कि अलग अलग लाइन में है। सेम लाइन में है तो हम कहेंगे रेस्ट में। आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन, यू विल सी द आंसर दैट यू आर गिविंग अर्ली बिफोर। क्या है? बताओ, कोई बॉडी के ऊपर दो इक्वल अपोजिट फोर्स दोनों 10 न्यूटन का आ रहे हैं, क्या बॉडी रेस्ट में रहेगा? 99.99% केसेस में सडन आंसर आ जाएगा हाँ रेस्ट में रहेगा। आप बोलोगे नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। क्या? अगर वो सेम लाइन पे है तब रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। छोटे मोटे चीज बड़े बड़े मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं और आगे चढ़ने नहीं देते। पता चला चढ़ जाते ऊपर, नीचे खोखला है और एक दिन गिरता है तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ गिरे। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट सर बीच में कहाँ से आ गया? अरे हम बता रहे थे कैसे पता करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर मैं ये पेन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूं मेरे भाई, तो पेन के ऊपर कितने फोर्स है? दो। एक हुआ वेट, दूसरा हुआ नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं पेन का फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं, ये है हमारा पेन और इसका फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं,
इसका वेट ऐसे एक्ट कर रहा है और मैं पेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रखा हूं। नॉर्मल रिएक्शन को कहां पे होना चाहिए कि ये बॉडी रेस्ट में रहेगा? वो तो यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए कि इससे लेफ्ट में होना चाहिए? कहां पे होना चाहिए? दो फोर्स है, दोनों बॉडी को रेस्ट में रख रहे हैं, तो दोनों को इक्वल अपोजिट होने की साथ साथ सेम लाइन में होना जरूरी है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहां पे, अगर यहाँ पे आ रहा है तो वेट कहां पे आ रहा होगा? अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है तो आप कहोगे द वेट मस्ट बी एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। ये जो पेन है इसके ऊपर में ऐसे सपोर्ट दिया और ये रेस्ट में रह गया, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? जहां पर वेट एक्ट कर रहा है वही है जहां आप सपोर्ट दिए हो, इसलिए तो रेस्ट में। किसी दूसरे पॉइंट में दूंगा तो रहेगा क्या? गिर जाएगा। दूसरे पॉइंट में दूंगा तो गिर जाएगा। कहां पे देने से रहेगा? इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो वेयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सपोर्टेड विथ अ सिंगल सपोर्ट। समझ में आया? तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास तो दोनों बराबर है, आप जानते हो। तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास is at a point where a body can be held at rest with a single support। थोड़ा सा स्टेटमेंट का लैंग्वेज गड़बड़ हो गया। where a single support can keep the body in equilibrium। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? यहाँ है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बराबर चीज है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलना बंद कर दिया, सेंटर ऑफ मास लिखा, क्योंकि चैप्टर चल रहा है उसका। जब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर नहीं है तब सोचेंगे उसके बारे में, आएगा फॉर्मूला वगैरह आएगा, जनरल फॉर्मूला देखेंगे। तो वेयर इज सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड। अब कितना आसान हो गया, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जानना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोई पूछेगा कि बताओ इस डिब्बे का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप ढूंढो इसके नीचे कोई एक पॉइंट, भाई देखो कौन सा पॉइंट में सपोर्ट देने से ये रेस्ट में रहता है, या यहां पर सपोर्ट दे दिया रेस्ट में रह गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, सिंगल सपोर्ट। समझ में आया क्या? इस पॉइंट के अलावा किसी भी दूसरा पॉइंट में सपोर्ट देंगे वो रेस्ट में नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई सिमेट्रिकल बॉडी है तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिना बताए मालूम है, हम आपको नहीं पढ़ाए थे फिर भी आपको मालूम है। देखो बिना टेंशन के आप में से हर कोई बोल सकता है, अगर ये कोई एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, आप ये प्लेट को कहां पर सपोर्ट दोगे तो ये रेस्ट में रहेगा? आप जानते हो सेंटर में, है कि नहीं? बताने की क्या जरूरत है, मेरे बताने से पहले आपको मालूम था, बस ये नहीं मालूम था कि उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। वही तो है जो चीज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग निकाले हैं, क्या वो निकालने से पहले वो चीज नहीं था? वो था, दे डिस्कवर्ड, उनको पता चला अरे हाँ ऐसे होता, आज तक हम लोग सोचे नहीं थे। तो जो माहौल में वो अपनी अपनी लॉ निकाले, हम भी उस माहौल को क्रिएट करेंगे तो अपना लॉ खुद बनाएंगे। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? दैट एवरीवन नोज, यू जस्ट ड्रॉ diagonals like this and the two diagonals wherever they cut there is a center of gravity। क्या आपको बताना पड़ेगा कि ये कोई एक डिस्क है तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है बताना पड़ेगा? आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्क का नहीं बताना है, क्योंकि आपको मालूम है कहाँ है, एट द सेंटर। क्या बताना है आपको, खुद को मालूम है, why should I tell? Because it is the point where the body can be held with single support। अगर कोई चीज हमें दिया गया, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्रायंगल है, ऐसा वाला, ये कोई एक ट्रायंगल है, तो ऐसा कोई ट्रायंगल में अगर कोई आपको पूछेगा वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपको क्या करना है? हाँ सर, इसके लिए हमें पढ़ाया गया क्या?
आप मीडियंस ड्रॉ करो। यहां से सामने वाले साइड का मिड पॉइंट को जोड़ो, यहां से सामने वाले साइड का मिड पॉइंट को जोड़ो, यहां से सामने वाले साइड का मिड पॉइंट को जोड़ो। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे मीडियंस वहां पर होता है सेंट्रॉइड। तब हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था, लेकिन बताया नहीं गया था कि सेंट्रॉइड होता क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो यहां से एक गलत सोच मन में आ जाता है, क्या कि हर चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर होता है। सोचो सोचो, मैं आपको एक सीडी दिखा रहा हूं, ये है एक सीडी। अब ये सीडी को रेस्ट में रखना है, सीडी को रेस्ट में रखना है तो कहां पर सपोर्ट देंगे? कोई जगह मिलेगा आपको ये सीडी के ऊपर जहां पर सपोर्ट देने से रहेगा? नहीं। अगर ये छेद नहीं होता तो शायद यहां पर दे देते, रह जाता है तो छेद है। क्या इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है? अरे बात ऐसा नहीं है। सोचो कि सीडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सीडी में एक है होल। आप पहले इसके ऊपर एक पेपर चिपकाओ जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब उसके बाद ढूंढो कहां पर आपको सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये सीडी, एंटायर सीडी रेस्ट में रहेगा। तो इसके लिए आपको कहां सपोर्ट देना पड़ेगा? ये होल के सेंटर में देना पड़ेगा, है कि नहीं? वहां पर सपोर्ट दोगे तो ये रहेगा। मतलब ये सीडी को हम अगर किसी तरह से ये जो होल बना है उसकी सेंटर पे सपोर्ट देंगे, ये रेस्ट में रहेगा, वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस, ये मटेरियल के अंदर नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी विल बी ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी। कोई आपको पूछेगा कि आपके पास कोई एक बेंट वायर है, आई विल शो यू ए बेंट वायर समवेयर, हाउ विल गेट इट, आई डोंट नो वेयर इट इज। एनीवे, कोई आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये एक वायर है। अब ये वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? अब ढूंढो कौन सा पॉइंट में दोगे ये रहेगा रेस्ट में। क्या इसके ऊपर आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको एक सपोर्ट दोगे तो ये रेस्ट में रहेगा? ऐसे रखना है, ऐसे रखना रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर तो आप क्या करोगे? वो जो वायर है, वायर के नीचे एक पेपर चिपका दो और उस पेपर के नीचे ऐसे पॉइंट ढूंढो, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर वो रेस्ट में रहेगा। नहीं, सोचो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ऐसा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो कहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा? थोड़ा गेस करके बताना। तो क्या यहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा, यहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा, या यहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा? ए बी सी क्या लग रहा है आपको? इसको एक पेपर के ऊपर चिपका दिया गया है, सी यहाँ पे एज पे है, ए यहाँ पे, बी बीच में है। कहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा? ए बी सी में से कहां पर सपोर्ट देने से रेस्ट में रहेगा? बी में। ए में देने से भी गिर जाएगा, सी में देने से भी गिर जाएगा, बी में दोगे तो रहेगा। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर होगा जरूरी नहीं, उससे बाहर भी हो सकता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। नहीं तो क्या अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बाहर निकाल सकते हो? आपका बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या इसको बाहर निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे? ये बात हुआ क्वेश्चन। ये हो आप पहलवान, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बाहर निकालना जो कि यहां पर कहीं है, खड़े हो तो सपोज आपने ऐसे झुक गया किसको प्रणाम करने के लिए, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज समवेयर आउटसाइड नाउ, है कि नहीं? इसलिए झुक के प्रणाम करो तो जल्दी सीधे हो जाओ। कोई अगर दौड़ के आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को झपट के भाग गया तो आप बोलोगे मेरा सारा मास तो लेके भाग गया, क्योंकि वहीं पे सारा मास कंसेंट्रेटेड था। फिर घर में जाके बोलना मम्मी मम्मी मेरा सेंटर ऑफ मास ले लिया, मैं क्या करूं, मैं मासलेस हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके भाग सकता है? इट अपीयर्स टू एक्ट एट दिस पॉइंट एज इफ योर वेट इज एक्टिंग समवेयर हियर। आप अगर झुक जाओगे, जैसे अभी अभी बताएं, ये जो वायर था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था? यहाँ पे कहीं था, इट्स ए पॉइंट। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? यहाँ पे। क्या बात समझ में आया? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई बॉडी के अंदर होगा जरूरी नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, Yes, sir. समझ में आया? तो इसमें हमें समझ में आया सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द बॉडी। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहर भी हो सकता है। पता कैसे करेंगे भाई? ये सपोर्ट, एक सपोर्ट दे दो जहां पर रेस्ट में रहेगा, वहीं पे जहां पर रेस्ट में रहेगा।
अब आपकी जानकारी से आपकी नॉलेज को वर्धन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये पेन रेस्ट में है। सोचो, आप अभी थोड़ा और एग्जाम्पल ले लो, फिर इसके ऊपर लिखेंगे हम। अब ये कोई एक डंडा है और इस डंडे को हमने कहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आपको मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एट द मिडिल, है कि नहीं? ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बात है, क्योंकि मिडिल पॉइंट में सपोर्ट देगा तो रहेगा। केस रिपीट करता हूं, ये डंडा तो है लेकिन डंडे के साथ गड़बड़ है। इधर लगा है कोई 2 kg का मास और इधर लगा है कोई 5 kg का मास। कहां पर सपोर्ट देंगे तो रेस्ट में रहेगा? सोच के बताना बेटा, कहां पे सपोर्ट देंगे तो ये रेस्ट में रहेगा? I have to give a support somewhere at the middle or close to 2 kg or close to 5 kg. देखो तुमको मालूम है, मैं बताया नहीं, यहाँ पर सपोर्ट देना पड़ेगा। मतलब तुमको मालूम है कि the weight is acting here, center of gravity is here, center of gravity में सपोर्ट देंगे तभी तो रहेगा, and it is close to 5 kg। मतलब जो हम पढ़ाने जा रहे हो आप जानते हो, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। यस, हनुमान जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। भगवान क्या करेंगे, मैं स्वर्गीय का मंत्री हूं, ऐसे। अरे तुम हनुमान हो, तुम्हारे पास इतना ताकत है, 7 समंदर लांग के तुम जा सकते हो। जैसे उनको याद आ गया, पता चला उनके अंदर ताकत आ गया। तो तुम लोगों को चीजें मालूम है, मैं बस दिखा रहा हूं कि तुम लोगों को मालूम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? क्लोज टू द। अगर 2 मास है, सेंटर मास किसके पास होगा? बड़े मास के पास कि छोटे मास के पास? बड़े मास के पास होगा, छोटे मास से दूर होगा। समझ में आया? किसके पास होगा? बड़े मास के पास होगा कि छोटे मास के पास होगा? बड़े मास के पास। तो पहला नेक्स्ट चीज समझ में आया? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज क्लोजर टू हेवियर मास। हेवियर मास, जो हेवियर मास है उसके आसपास है, क्लोजर टू हेवियर मास। अच्छा, अभी ये वाला केस को रिपीट करते हैं। ये एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं ये वाला केस को रिपीट कर रहा हूं कि ये केस है, ये डंडा है। सोचो, ये डंडा रेस्ट में था। क्यों रेस्ट में था? क्योंकि मैं इसको एक सपोर्ट दे रखा था। कैसा सपोर्ट दे रखा था? ऐसा। कहां पे दिया था? मिड पॉइंट में। और ये डंडा रेस्ट में था। बोले हाँ ऑब्वियस है, सेंटर ऑफ मास सेंटर में, मिड पॉइंट में, और आपने वहीं पे सपोर्ट दे दिया। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, बॉडी एट रेस्ट। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये डंडे के ऊपर कोई एक चिड़िया आके यहाँ पे बैठ गई। चिड़िया बैठ गई, ठीक है, मेरे को ड्राइंग नहीं आता। चिड़िया बैठ गई, चिड़िया चोंच रहता है, हाँ, चिड़िया आके इसमें बैठ गई। क्या अब ये रेस्ट में रहेगा? नहीं, अब तो ये गिर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं चिड़िया बैठने के बावजूद ये रेस्ट में रहे। तो ये सपोर्ट पॉइंट को मुझे किधर मूव करवाना पड़ेगा? चिड़िया से दूर कि चिड़िया के पास? देखो, मतलब अकेला रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां था, लेकिन हुआ क्या? चिड़िया बैठने के बाद सेंटर ऑफ मास कुछ चिड़िया के पास आ गया। It has come close to the चिड़िया। The center of mass is shifting। पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, शिफ्ट करके इधर आ गया। इसका मतलब जब भी हम किसी सिस्टम में नया मास ऐड करेंगे, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। So whenever any mass is added to a system, ये सब क्यों बता रहा हूं भाई? मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वही न्यूटन फास्ट लॉ का। सर फास्ट लॉ तो कितना आसान है। अरे आसान बोल के ही तो इसका इज्जत की धज्जियां उड़ा दिए तुम लोग। आसान है नहीं, न्यूटन फास्ट लॉ बहुत ही टिपिकल है। न्यूटन लिखते वक्त मेरा फास्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं बोले थे, कुछ बड़बड़ाए थे, कुछ चीजें बोले थे, लोगों को समझ में नहीं आया, काट के 3 टुकड़ा किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद भी गलत सलत समझ रहे हो? ओ उसका वार्ड पे ही जाते हैं, अंदरूनी थीम समझते नहीं है ना? अंदरूनी थीम समझना चाहिए। प्रहलाद ने बोला कि खंबे में भी भगवान है। आप भी बोलोगे सर मंदिर क्यों जाएंगे, हमारे घर की खंबे में भगवान है। तो पूजा करो, नारियल फोड़ो, वहीं पे होगा।
अरे इसके पीछे क्या है? इसका मतलब यू कैन फील द सेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर बिकॉज यू योरसेल्फ इज गॉड। हमारा स्क्रिप्चर ये कहता है। ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ मास यहां था, बाई एडिंग ए मास टू द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया। चलो केस को रिपीट करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये सिस्टम रेस्ट में था, ये सिस्टम रेस्ट में था। अब मैं क्या किया, इसका एक हिस्सा काट के निकाल दिया। कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा को काट के निकाल दिया। दिस पार्ट इज रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड, दिस रेड पार्ट इज रिमूव्ड। इसको निकाल दिया गया। जैसे हम इसको निकाल दिए यहां से तो क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। निकाल दिए तो अब ये गिर जाएगा। तो रेस्ट में लाने के लिए इसको, क्योंकि एक टुकड़ा काट के निकाल दिए, तो मुझे जो सपोर्ट पॉइंट था किधर लेना पड़ेगा? जिधर से काटे कि जिधर से नहीं काटे उधर को शिफ्ट करना है। जिधर से नहीं काटे, देखो ये भी तुमको मालूम है, इधर पे ले आएंगे तो शायद ये रेस्ट में रहेगा। मतलब whenever you are adding any mass, center of mass shifting towards the added mass. Whenever you are removing some mass, center of mass is shifting away from the removed mass. कुछ की चीजें काट के निकाल दोगे तो सेंटर मास उससे दूर भागेगा, कुछ जोड़ दोगे सेंटर मास उधर के पास भागेगा। समझ में आया? तो ये जो चीजें हमें समझ में आया, इसको थोड़ा बढ़िया से एक लाइन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आप लोग तो समझदार हो। When any mass is added to a system, center of mass shifts towards added mass, शिफ्ट कर जाता है added mass की तरफ, and vice versa। vice versa मतलब whenever any mass is removed, center of mass moves away from the removed mass। सारा चीज क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोई नोट से नहीं पूछने वाला, मेरे को आपको समझाने पे नजर है। क्योंकि समझा पाएंगे तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ की गहराई को आप समझ पाओगे। फिर तब पता चलेगा अच्छा यही है क्या, हम लोग तो आज तक क्या समझ रखे थे, है ना। मैं आपको पेन ऐसे दिखाऊंगा, देखो बच्चों ये है पेन, इसे लिखते हैं, ये इसमें इंक डालते हैं, ये करते हैं, सब कुछ बताया दिखाया इतना। तो आपको कोई पूछेगा पेन कैसा होता है, पेन का फिगर ड्रॉ करो, अब लोग ऐसा है पेन, इतना ही देखे हो ना। क्या करते हैं, हाँ ये पेन है, इसमें इंक डालते हैं, इससे लिखते हैं, कान खुजाते हैं, है ना। फिर खुद ही कंफ्यूज रहोगे इसमें इंक कहाँ डालते हैं, किधर से लिखते हैं, क्योंकि मैं दिखाया था इतना। अब मैं तुमको ऐसे ऐसे करके दिखाने वाला हूँ बच्चों, देखो ये पेन है, अब समझ में आना ये चीज है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऐसे मत देखो, चारों तरफ से देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब भी कोई मास ऐड करेंगे सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एडेड मास। बात बढ़िया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बारे में बहुत सारा कहानी देख ली, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो बताओ कि ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है, ये क्या, एक स्क्वायर प्लेट। दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर प्लेट। गंदा सा क्यों बनाओ जबकि मेरे पास अच्छे अच्छे ड्राइंग टूल्स हैं। ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा, और ये स्क्वायर प्लेट में हुआ क्या है, ये स्क्वायर प्लेट में अब यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर प्लेट में हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, ये लिया हमारा वाई एक्सिस और ये लिया हमारा एक्स एक्सिस, और क्या दिया है ये को समझ में आया, सिर्फ वही बताएंगे। ये जो स्क्वायर प्लेट है फिगर से ही देख के पता चल रहा है 1 2 3 4 5 है, तो 2 के नीचे नहीं रहेगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, चल रहे। अरे हाँ ये ऐसा है, ये स्क्वायर प्लेट है। और आपको भली बात ही मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है। हम जानते हैं कि इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये ओरिजिन। अब ऑब्वियस है कि स्क्वायर प्लेट का सेंटर ओरिजिन पे होगा, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये स्क्वायर प्लेट में एक होल पंच कर देता हूं,
यहाँ पे मैं एक होल बना दिया, आई क्रिएटेड ए होल इन द प्लेट, आई क्रिएटेड ए होल इन द प्लेट, एक होल बना दिया। अब आपको बताना ये है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कौन सा क्वाड्रेंट में मिलने वाला है? कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड। थर्ड। क्यों? क्योंकि पूरा स्क्वायर प्लेट का सेंटर यहां था। When one hole is punched means some mass is removed and the center of mass will move away from the removed mass। मतलब सेंटर मास पहले यहां था, अब इससे दूर भागेगा तो इधर कहीं आएगा, तो you will see the center of mass will be somewhere here, so that is in third quadrant। Where is the center of mass is in which quadrant? तो समझ में आ रहा होगा आपको, हो गए? आंसर हुआ थर्ड। सर आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझाने के चक्कर में क्या नया चीज डाल दिए? अरे रुको, समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड होना जरूरी है। आपको एलसीएम समझाना है, तो अगर एलसीएम समझाना है तो टेबल बताना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा, फैक्टर कैसे निकालते हैं बताना पड़ेगा, तभी ना एलसीएम समझाएंगे। समझाने के लिए टूल से अगर वो नहीं बताया गया तो एलसीएम खाक समझाएंगे। आई हैव नेवर टॉट यू हाउ टू मल्टीप्लाई थिंग्स नंबर्स, और एलसीएम निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। सर एलसीएम बताना था, मल्टीप्लिकेशन क्यों बता रहे? अरे चाहिए, फर्स्ट लॉ को समझने के लिए चाहिए। ठीक है, क्या सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया हो गया? यस, ठीक है, ये सब तो है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक ही तरीका है। कोई भी बॉडी दे दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो तो उसको लाओ, उसके नीचे ऐसे करो, निकालो। अरे हर जगह ये पॉसिबल है क्या? आपका कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? पता चला कार को उठाया और नीचे एक होल देके ऐसे करके देख रहा है। हाँ, देयर आर मैथमेटिकल मेथड आल्सो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस अभी तक हमें इतना जानकारी है कि अगर कोई बॉडी रेगुलर बॉडी है तो उसका सेंट्रॉइड में, मास सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रे होता है। सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? इट इज सिमेट्रिक सेंटर। अगर कोई इर्रेगुलर बॉडी है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आपको मालूम है कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सपोज आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, सपोज वो आ गया, बताओ ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? आप तो फंसे, कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ ए मैथमेटिकल टूल। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट्स ए पॉइंट। कोई पॉइंट के बारे में बताना, कहां है वो पॉइंट बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत है। ये पॉइंट कहां है? अब बोलोगे अरे बताओ पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, ये नाप लो ये हुआ वाई, ये नाप लो ये हो गया एक्स, कहोगे ये पॉइंट एक्स वाई पे है। तो जब भी आपको सेंटर मास पूछा जाएगा, या तो बताओगे यहां है या फिर उसका कोऑर्डिनेट बताओगे। तो चलो पता करते हैं कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एन एक्सिस। अगर हम कहेंगे किसी भी एक एक्सिस से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालने का तरीका आ गया, तो हम एक्स एक्सिस से भी निकाल देंगे, वाई एक्सिस से भी निकाल देंगे, और एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो बेसिक लफड़ा वहीं पे फंस रहा है कि किसी एक लाइन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जबकि सेंटर मास कहाँ है मालूम नहीं है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम हियर? तो हमें मैथमेटिकली निकालना होगा। क्या कहेंगे? मैथमेटिकली डिस्टेंस ऑफ center of mass of a body from an axis is given by x। डिस्टेंस को x कहेंगे। क्या फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ m i x i बाय समेशन ऑफ m i। सर ये मिक्सी क्या है? मिक्सी मिक्सी नहीं है, MI XI मतलब ये आपको हो गए M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड ऐसे।
ये बात है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे को भी कब आया था, जब मेरे टीचर मेरे को पढ़ाया, मेरे को भी समझ में नहीं आया ये मिक्सी मिक्सी क्यों लिख रहे हैं। एमआई तो समझ में आता है, Xiaomi कंपनी का फ़ोन होता है, नहीं एमआई, और ये क्या है। तो हम लोग ऐसे अनसन सोचते थे, लेकिन आपका टीचर मेरे टीचर जैसे नहीं है। चलो समझते हैं क्या है। अगर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले आपको करना क्या है, करना ये है कि इस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करो। टुकड़े टुकड़े मतलब कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ ए बॉडी। कितना बड़ा टुकड़ा सर, मर्जी तुम्हारा। किस शेप का टुकड़ा, सर्कुलर की, रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर, मर्जी तुम्हारा। कैसा भी टुकड़ा करो, अपनी मर्जी से टुकड़ा करो, बस कंडीशन ध्यान रहे कि जो टुकड़ा कर रहे हो उस टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम होना चाहिए। अगर सर्किल बनाया तो सेंटर में, रेक्टेंगल बनाया तो उसका डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, स्क्वायर बनाया तो सेंटर है कि नहीं। तो ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम होगा। ऐसे ऐसे टुकड़े बनाओ, और टुकड़े बनाने के बाद ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ऐसे करके ढेर सारे टुकड़ा बनाए। हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारे टुकड़े का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी था, इस बॉडी को मैंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े किया। कैसा टुकड़ा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। नाउ देयर आर डिफरेंट टुकड़ास। ये जो टुकड़ा है, कितना तो टुकड़ा करेंगे, पूरा भर देंगे, विल मेक इट स्मॉल पार्ट्स, एंटायर सेक्शन, पूरा का पूरा। तो कितने तो होंगे, छोटे छोटे करेंगे तो ढेर सारे होंगे, बड़े बड़े करेंगे तो कम होंगे। मान लो कि ये जो टुकड़ा है इसका मास है m1, ये जो टुकड़ा है इसका मास है m2, ये जो टुकड़ा है इसका मास है m3। मान लो, मानने में क्या है, दुनिया तो मानने पे चला है कि नहीं। सर क्यों मानेंगे m1, इसको क्यों नहीं m2 मानेंगे, ऐसा नहीं होता, मानना पड़ता है। अब चलो, ये जो m1 है, ये m1 का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। चलो ये डिस्टेंस को हम कहेंगे x1, क्या कहेंगे, x1। m2 का ये डिस्टेंस को कहेंगे x2, m3 का ये डिस्टेंस को कहेंगे x3, m4 का ये डिस्टेंस को कहेंगे x4। ऐसे करके हर एक मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल दिए। पूरे मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है मालूम नहीं है, टुकड़े टुकड़े किए कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मालूम है, अपनी मर्जी से टुकड़े किए। अब m1 x1 m2 x2 m3 x3 सब कुछ मिल गया, फॉर्मूला लगा दो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जितने टुकड़े बने सारे को जोड़ो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 m5 सब कुछ जोड़ो। ये पूरा क्या होगा, सारे को जोड़ोगे तो पूरा मास निकलेगा, टोटल मास। और ये चीजें निकल गए। इसी को हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं समेशन ऑफ mi xi, जिसमें वेर what is x1, distance of center of mass of m1 from axis। जिस एक्सिस से हम निकाल रहे हैं, किसी एक एक्सिस से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस एक्सिस से x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम एक्सिस। अभी ऐसे कि आप जितने कम टुकड़ा करोगे उतनी ज्यादा, जितने कम टुकड़ा करोगे उतना छोटा कैलकुलेशन होगा। सर करके दिखाइए कैसे होगा, लेकिन समय समाप्त होता है। नाउ यू हैव अनदर क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।